नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भूरि मंगलम् परमं भूरि मंगलम्। जैन बेसिक्स के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा गीता ज्ञान पाठमाला के आधार पर चल रही है और उसके अंतर्गत पिछली क्लासेस में हमने 4 अनुयोग पाठ की चर्चा पूरी की है। अब इसके बाद में जो 5वां पाठ है उस पाठ का नाम 3 लोक है। पाठ का नाम 3 लोक है लेकिन चर्चा मुख्य रूप से मध्य लोक की, इसमें जम्बूद्वीप की गई है। मध्य लोक में भी जम्बूद्वीप की चर्चा और सामान्य जानकारी बालकों के हिसाब से जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं 3 लोक के स्वरूप से या जम्बूद्वीप के स्वरूप से, उस संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। तो उसी लेवल पे हम इस पाठ को पढ़ेंगे। और जो ये पाठ लिखा गया है वो तत्वार्थ सूत्र में जो 3रा अध्याय है, तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है। तो पाठ के पहले आचार्य उमा स्वामी का परिचय दिया गया है। आचार्य उमा स्वामी कुंद आचार्य के पट शिष्य थे और कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले ऐसे ये आचार्य कि जिन्होंने केवल 357 लाइनें, पंक्तियां, सूत्र, केवल इतना लिखा है। कुल मिला के 5-6 पेज होते हैं और सबसे ज्यादा दिगंबरों में जितने भी तरह के मतलब भेद हैं सब में वो मान्य है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा, सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। और इनका जो टाइम, किस समय ये हुए, तो इनका टाइम विक्रम की प्रथम शताब्दी का लास्ट, अंतिम चरण और द्वितीय शताब्दी का प्रारंभ, वो इनका समय माना जाता है। और तत्वार्थ सूत्र के महत्व से हम लोग अपरिचित नहीं हैं। तत्वार्थ सूत्र वो जैनों का सर्वाधिक, क्या कहें, पूज्य, जैसे अन्य मतों में गीता का, बाइबल का, पुराण का, अन्य धर्मों में जो इनका महत्व होता है, वैसे ही अपने यहाँ तत्वार्थ सूत्र का महत्व है। तत्वार्थ सूत्र को कंठस्थ करना, उसको रोज पाठ करना, पुराने जमाने में तो ये सबसे बड़ा धर्म। अगर तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं किया तो फिर क्या किया, उसको सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। और ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि पूरे तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ करने में एक उपवास जितना फल लगता है, मतलब उतना पुण्य लगता है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय के आधार पे ये 3 लोक नाम का पाठ यहाँ लिखा गया है। पाठ के आधार पे हम पढ़ेंगे, बाद में टाइम रहेगा तो। अभी सामान्य चर्चा करते हैं कि लोक 3 लोक कहे गए, यानी ये जो विश्व है वो विश्व 3 भागों में विभाजित है। लोक 3 भागों में विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ऐसे 3 लोकों में ये विश्व विभाजित है, अधो, मध्य और ऊर्ध्व। तो इसके विभाजन का आधार क्या है कि मध्यलोक बीच में है। मध्यलोक से नीचे अधोलोक कहलाता है, मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक कहलाता है। अधो यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर और मध्य यानी बीच का। तो मध्यलोक में एक सुमेरु नाम का पर्वत है और वो सुमेरु पर्वत इस मध्यलोक के और पूरे तीनों लोकों के सेंटर में है, बीचों बीच है। इस लोक को एक मनुष्य की शरीर की उपमा दी जाती है। ये लोक है मनुष्याकार है, पुरुषाकार है। कोई पुरुष, कोई मनुष्य अपनी कमर पर इस तरह से हाथ रख के खड़ा हो
कमर पे यूं हाथ रख के खड़ा हो और दोनों पैर फैला के खड़ा हो, तो वो जो आकार उसका बनता है, नीचे से पैर फैलाए हैं और फिर बीच में आए कमर तक, फिर कमर पे वापस हाथ फैलाए तो ऊपर जाके ऐसे फैला और फिर ये गर्दन का हिस्सा। तो इस तरह से जो आकार बनता है वैसा ही लोक का आकार कहा गया है। तो जैसे एक मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, नाभि वो मध्य में होती है, शरीर के एकदम सेंटर में होती है, वैसे ही इस 3 लोक के सेंटर में, 3 लोक के मध्य में एक सुमेरु नाम का पर्वत है और वो सुमेरु पर्वत ही इस लोक के विभाजन का, लोक का विभाजन अधो है कि ऊर्ध्व है कि मध्य है, इस लोक के विभाजन का आधार है। सुमेरु पर्वत के नीचे का हिस्सा वो कहलाता है अधोलोक। सुमेरु पर्वत से ऊपर का हिस्सा वो कहलाता है ऊर्ध्वलोक और जितना सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है उतना है मध्यलोक। ये लोक का सामान्य सा स्वरूप है। ये लोक का स्वरूप क्यों बताया गया है कि जीव के स्वरूप के अंतर्गत जीव की जानकारी प्राप्त करते समय लोक का स्वरूप बताया गया है। क्यों बताया गया है कि जीवों के बारे में तो बताया पहले दूसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में, लेकिन ये जीव रहते कहाँ हैं वो बताने के लिए ये उनके रहने के स्थान स्वरूप ये 3 लोक की चर्चा यहाँ की जा रही है। बोलिए ममता भाभी। आज क्लास मोक्षमार्ग प्रकाशक की नहीं है? मोक्षमार्ग प्रकाशक आप कल नहीं थे? कल थी मैं। कल कहा था ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी पूरी हो गई तो वो विषय पूरा हो गया था, तो आज ये क्लास रखी क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। अच्छा अच्छा, मंडे से करेंगे फिर आगे परमार्थ बचने का। ठीक है। देखिए, तो लोक का स्वरूप जो आकार है सामान्य रूप से आप लोगों को देखा ही होगा कहीं कहीं शादी के कार्ड्स पे या कहीं जहाँ भी जैन चिन्ह बनाए जाते हैं वहां पे इस तरह का ये लोक का आकार होता है। नीचे से चौड़ा, फिर ऊपर जाते जाते सकड़ा होता है और फिर थोड़ा सा चौड़ा होता है और फिर वापस सकड़ा हो जाता है। इस तरह का ये लोक का आकार सब आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहीं ना कहीं इस तरह का बना रहता है। तो जैसा कोई पुरुष नीचे से पैर फैला के और ऊपर हाथ कमर पे इस तरह से तिरछे रख के खड़ा हो तो ये आकार बनता है। इसमें ये अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं। अधोलोक में क्या है तो 7 नरक पृथ्वियां हैं। नरक तो उसमें तत्वार्थ सूत्र में जहाँ सूत्र दिए हैं नरक तो है उनमें 84 लाख जो बिल हैं एक्चुअल में वो नरक कहलाते हैं, लेकिन 7 क्या है तो 7 है वो नरक पृथ्वियां हैं जिन्हें हम शॉर्ट में 7 नरक कह देते हैं। वहां पापी जीवों, पापी मतलब जिन्होंने बहुत अधिक पाप किया है अपने जीवन में, तो उनके पाप का फल वो कहाँ भोगे। कोई जीव किसी एक व्यक्ति की हत्या करता है तो एक व्यक्ति की हत्या करने का की सजा क्या है, एक व्यक्ति की भी हत्या करने की सजा मृत्युदंड है। और किसी ने 5 व्यक्तियों की हत्या की तो उसका फल क्या होगा, एक ही बार मृत्युदंड कितनी बार मिलेगा, 5 बार, कि यहाँ मनुष्य लोक में तो एक ही बार मिलने वाला है। कोई 100 आदमियों को मार रहा है तो भी एक ही बार, तो फिर ये उसको फल कहाँ जाके मिले। किसी ने एक व्यक्ति की हत्या की, किसी ने 5 की, किसी ने 500 की, किसी ने 5000 की, तो वो उसके पाप का फल, हत्या ही अकेला नहीं और भी पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप सप्त व्यसन सभी पाप हैं। तो पाप का फल भोगने का स्थान, उसकी सजा मिलने का कोई स्थान होना चाहिए, वो स्थान है अधोलोक में ये नरक पृथ्वियां। अभी यहाँ नरक का वर्णन या वो नरक पृथ्वियों का वर्णन वहां किस तरह की रचना है, क्या परिस्थितियां हैं, वो अपन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से जम्बूद्वीप के वर्णन की ही मुख्यता है। ऊर्ध्वलोक में जो पुण्य का फल है, पुण्य का फल भोगने का स्थान है, स्वर्ग आदि की रचना है।
तो जैसे पाप का फल यहाँ मैक्सिमम कितना फल दे सकते हैं कोई पापी जीव को, यहाँ पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से कोई व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, व्यवहार धर्म करता है, तो यहाँ उसकी एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकती है। तो उसके पुण्य का फल भोगने का स्थान स्वर्ग है। तो ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग की रचना है, 16 स्वर्ग होते हैं और 8 के जोड़े में, यानी 8 युगल के रूप में 16 स्वर्ग होते हैं। इस तरह से यहाँ 8 युगल के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैव्यक होते हैं, उनके ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, उनके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। ये सब स्वर्ग के ही विमान हैं और ये ऊर्ध्व लोक में जो पुण्यात्मा जीव हैं, देव लोग हैं, उनके रहने का स्थान है। तो अधोलोक में पाप का फल भोगने का स्थान नरक है, ऊर्ध्वलोक में पुण्य का फल भोगने का स्थान स्वर्ग है। अब मध्यलोक में क्या है कि मध्यलोक में मुख्य रूप से मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। जैसे गतियां कितनी होती हैं, बोलो प्रशस्ति, गतियां कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंच। बहुत बढ़िया। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गतियां होती हैं। तो उनमें से जो नरक गति वाले जीव हैं, नारकी, वो अधोलोक में नरक में रहते हैं, और जो देव हैं वो ऊर्ध्वलोक में, मुख्य रूप से ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। तो अब बचे हैं मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंच कहाँ रहते हैं? तो वो मध्य लोक में रहते हैं। यद्यपि देव 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 प्रकार के देव भी मध्य लोक और अधोलोक में ही रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में तो केवल वैमानिक देव ही रहते हैं, लेकिन अभी हम सामान्य रूप से कहते हैं तो ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं, अधोलोक में नारकी रहते हैं, और मनुष्य और तिर्यंच सामान्य रूप से मध्य लोक में रहते हैं। ठीक है, बारीकी में देखेंगे तो तिर्यंच तो तीनों लोकों में सब जगह ही पाए जाते हैं एक इंद्रियों की अपेक्षा, पर सामान्य कथन है। तो मध्य लोक में क्या है? मध्य लोक में क्या है कि मध्य लोक में द्वीप और समुद्र हैं। कितने द्वीप समुद्र हैं? कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पूरा मध्य लोक, ये जो लोक है, ये लोक 14 राजू ऊंचा है। पूरी लोक की हाइट है 14 राजू, और इस लोक की डेप्थ, गहराई, वो है 7 राजू। और जो चौड़ाई है अलग अलग जगह पर अलग है, नीचे 7 राजू है, फिर मध्य में 1 राजू है, फिर यहाँ पर 5 राजू है, फिर यहाँ पर 1 राजू है। इस तरह से चौड़ाई अलग अलग है। तो जो मध्यलोक है वो मध्यलोक 1 राजू चौड़ाई वाला, और ये जितनी भी रचनाएं हैं लोक के बीच में एक ये त्रस नाड़ी होती है, इसे त्रस नाली या त्रस नाड़ी कहते हैं। तो जितने भी त्रस जीव हैं वो इस त्रस नाड़ी के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। जितने भी त्रस जीव होते हैं वो इस त्रस नाड़ी के अंतर्गत पाए जाते हैं। त्रस किसे कहते हैं? प्रशस्ति पता है त्रस किसे कहते हैं? 2 से लेकर 5 इंद्रियों तक के सभी जीवों को त्रस जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं वो त्रस जीव हैं। वो इस त्रस नाड़ी के अंतर्गत इसके अंदर ही रहते हैं। इसके बाहर का जो एरिया है उसका नाम है स्थावर लोक, और इसके बाहर के एरिया में केवल स्थावर यानी एक इंद्रिय जीव ही रहते हैं, और जितने भी त्रस जीव हैं वो इस त्रस नाड़ी में रहते हैं। तो जितनी भी रचनाएं हैं नरक की, स्वर्ग की, मध्य लोक की, जो भी रचनाएं हैं वो सब इस त्रस नाड़ी के अंतर्गत ही पाई जाती है। तो जो मध्य लोक है वो 1 राजू चौड़ा, और ये जो त्रस नाड़ी है, ये त्रस नाड़ी की चौड़ाई 1 राजू, चौड़ाई 1 राजू, और गहराई भी 1 राजू, और ऊंचाई है सामान्य रूप से बोले तो 14 राजू। वैसे 13 राजू है, लेकिन 13 राजू बोलो या तो 14 राजू, सामान्य अभी अपन सामान्य कथन कर रहे हैं तो पूरे लोग जितनी अपन इसको कह सकते हैं। तो 14 राजू ऊंची है, और 1 राजू बाय 1 राजू उसकी गहराई और चौड़ाई वो है।
तो जो त्रस ये जो मध्य लोक है, वो मध्य लोक कितना होगा कि मध्य लोक भी इस प्रकार से एक राजू बाई एक राजू, ये क्योंकि चित्र बोर्ड पे इस तरह से बन रहा है तो ऐसा दिख रहा है, इसको आप ऐसा समझें, ये बनाया तो ऐसा है लेकिन इसको आड़ा कर दें। तो इस तरह से अंदर गहराई में एक राजू मोटाई वाला, एक राजू चौड़ाई वाला मध्य लोक है इस त्रस नाड़ी के बीच में। जैसे कि ऊपर ऊर्ध्वलोक है, बीच में मध्य लोक है और बीच में ये कोई इस तरह से प्लेट लगा दी जाए, इस तरह का ये मध्य लोक है जो एक राजू बाय एक राजू का है। इस मध्य लोक में क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। वो असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हैं कि सब गोल गोल हैं। गोल गोल है मतलब एक दूसरे को घेरे हुए। सतवार सूत्र में सूत्र है कहाँ से शुरू था, जम्बू द्वीप कहाँ से शुरू होता है, जम्बूद्वीप लवणोदाद है, जम्बूद्वीप से है ना, जम्बूद्वीप लवणोदाद है शुभ नामानो द्वीप समुद्रा पूर्व पूर्व परिवेशिता। वो जो है ना कि एक दूसरे को घेरे हुए हैं, पूर्व पूर्व परिवेष्टिता वलयाकृत है, गोले वलय यानी चूड़ी के आकार के, एक दूसरे को घेरे हुए और चूड़ी के आकार के हैं। तो जो मध्य लोक है उस मध्य लोक की रचना को अपन देखते हैं कि मध्य लोक की रचना किस प्रकार की है। समझ लीजिए ये जो चौकोर अपन ने देखा था, ये इस तरह का चौकोर, ये मध्य लोक है। इस मध्य लोक में सबसे बीचों बीच जम्बूद्वीप, फिर उसको घेरे हुए एक समुद्र, फिर उसको घेरे हुए एक और द्वीप, फिर उसको घेरे हुए एक और समुद्र, फिर उसको घेरे हुए एक और द्वीप, फिर उसको घेरे हुए एक और समुद्र। इस तरह से असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र इस मध्य लोक में इस तरह से एक दूसरे को घेरे हुए पाए जाते हैं। तो इसमें जो सब और इसमें विशेषता क्या है कि द्विर विष्कंभा, पहले द्वीप से उसके अगला जो समुद्र है, पहला द्वीप जितना व्यास वाला है, व्यास समझते, एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी वो कहलाती है व्यास। ठीक है, ये सर्किल है, कोई गोला हो तो एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को व्यास कहते हैं। तो पहले द्वीप के व्यास से दूसरा जो उसको घेरा हुआ समुद्र है उसका व्यास वो दुगना होता है। फिर इस द्वीप के व्यास से इसको घेरे हुए जो अगला, इस समुद्र के व्यास से इसको घेरे हुए जो द्वीप है उसका व्यास दुगना होगा। फिर इस द्वीप के व्यास से इसको घेरे हुए जो अगला समुद्र होगा उसका व्यास और दुगना होता है। इस तरह से एक दूसरे आगे आगे दुगने दुगने विस्तार वाले ये द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं। तो सबसे बीचों बीच है जम्बू द्वीप, जम्बू नाम का ये द्वीप है, उसको घेरे हुए जो दूसरा समुद्र है उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। जम्बू द्वीप का जो व्यास है वो है 1,00,000 योजन, जम्बू द्वीप का व्यास 1,00,000 योजन है। और लवण समुद्र का व्यास, विस्तार भी बोलते हैं उसको, वो कितना होगा, 2,00,000 योजन, दुगना है ना। फिर लवण समुद्र को घेरे हुए जो तीसरा मतलब तीसरा नंबर में कहें वैसे द्वीप है दूसरा, तो जो दूसरा द्वीप है उसका नाम है धातकी खंड द्वीप। तो धातकी खंड द्वीप का विस्तार कितना होगा, 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप, 2,00,000 योजन का लवण समुद्र, तो धातकी खंड 4,00,000 योजन का धातकी खंड द्वीप होगा। फिर इस धातकी खंड को घेरे हुए ये कालोदधी समुद्र है, समुद्र का नाम क्या है, कालोदधी। अब ये कालोदधी समुद्र का व्यास कितना होगा, 8,00,000 योजन। ये 1,00,000 योजन का था पहला, फिर उसको घेरे हुए 2,00,000 योजन का, फिर 4,00,000 योजन का, और फिर उसके बाद में 8,00,000 योजन का ये कालोदधी समुद्र। इस कालोदधी समुद्र को घेरे हुए जो द्वीप है उसका नाम है पुष्कर द्वीप, पुष्करवर द्वीप भी है, पुष्करवर द्वीप। तो इस पुष्करवर द्वीप का
व्यास विस्तार, ये विस्तार जो है एक सिंगल साइड का, टोटल नहीं, एक साइड में उसका विस्तार, क्योंकि ये अब चूड़ी की जैसे है। पहला वाला जम्बू द्वीप है वो थाली की जैसा गोल है, बीच में कोई थाली में जैसे छेद नहीं होता ना, पूरी थाली है। जम्बू द्वीप है थाली के समान गोलाकार। और जो लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, ये सब कैसे हैं? चूड़ी के समान। चूड़ी कैसी होती है? बीच में से खाली होती है, उसकी कुछ मोटाई होती है लेकिन बीच में से खाली। तो ये भी इसी तरह से चूड़ी क्या, यानी बीच में से ये निकाल दो जम्बू द्वीप तो ये क्या बन जाएंगी? चूड़ियां बन जाएंगी ना, बीच में जगह खाली हो जाएगी। तो ये चूड़ी के आकार के हैं। तो इनका एक तरफ का विस्तार हम देख रहे हैं। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, धातकी खंड 4 लाख योजन का, कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन का, और जो पुष्करवर द्वीप है वो 16 लाख योजन का है। पुष्करवर द्वीप की एक्चुअल चौड़ाई या वो विस्तार कितना है? 16 लाख योजन। ठीक है, लेकिन हमने तो आज तक 8 लाख योजन ही सुना है। क्यों विनीता आंटी, आपको आश्चर्य हो रहा है? रुकिए रुकिए, तो ये क्या है इनमें से? इसके आगे फिर पुष्करवर द्वीप के आगे क्या है? पुष्करवर द्वीप के आगे फिर समुद्र है। अब आगे क्या है? जिस नाम का द्वीप है उसी नाम का समुद्र है। प्रकृति भी समझती है कि इन लोगों को याद होगा नहीं, किसी को याद रहेगा नहीं, तो फिर क्या है, जिस नाम का द्वीप है उसी नाम का समुद्र है। इसमें प्रकृति क्या करे, एक्चुअल में शब्द होते हैं संख्यात, और द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात। तो यहाँ तो द्वीप समुद्रों के नाम सेम दिख रहे हैं, कुछ आगे जाने पर वापस से यही नाम रिपीट होते हैं। द्वीपों के भी वापस से वही नाम आते हैं, समुद्रों के भी वापस से वही नाम आते हैं, क्योंकि करे क्या, नाम कहाँ से लाएं? अपनी क्लास में एक ही नाम के कितने लोग होते हैं? रेखा नाम के कितने सारे हैं, कविता नाम के कितने सारे हैं, बहुत होते हैं एक ही नाम के। रेनू नाम के 2-3 होते हैं अपनी क्लास में। तो इतने से 50-60 लोगों में तो नाम रिपीट हो जाते हैं, और ये असंख्यात हैं, तो नाम रिपीट होंगे, होंगे ही। इसलिए पुष्करवर द्वीप के बाद में पुष्करवर समुद्र है। इसी तरह से फिर आगे द्वीप है, आगे समुद्र है। ऐसे शुरू के 16 द्वीप और समुद्रों के नाम शास्त्रों में मिलते हैं, और उसके बाद में लास्ट के 16 द्वीप और समुद्रों के नाम भी शास्त्र में मिलते हैं। तो यहाँ अभी अपन पूरे द्वीप समुद्रों के नाम की चर्चा नहीं कर रहे, केवल अंतिम जो द्वीप है, सबसे लास्ट वाला द्वीप है, उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। सबसे लास्ट वाले द्वीप का नाम क्या है? स्वयंभू रमण द्वीप। और उसको घेरे हुए चारों तरफ जो समुद्र है, उस समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और सिस्टम वही है, आगे आगे वाले द्वीप या समुद्र से अगला द्वीप या समुद्र दुगने दुगने विस्तार वाला होता जा रहा है। तो स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा? डबल 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 होता जा रहा है। आधा मध्य लोक, आधे राजू का केवल स्वयंभू रमण समुद्र है, आधे राजू का। क्योंकि उधर से चलो आप, बाहर से चलो, लास्ट से चलो, तो आधा आधा विस्तार कर लो। लास्ट से चले, अंदर से चल रहे हैं तो दुगना दुगना कर रहे हैं, लास्ट से चलेंगे तो लास्ट वाले समुद्र से उसके पहले वाला द्वीप वो आधे विस्तार वाला, फिर उससे उस अगला समुद्र वो आधे विस्तार वाला। समझ में आया? बाहर से चलेंगे तो आधा आधा कर लेंगे, अंदर से चलेंगे तो दुगना दुगना कर लेंगे। जैसे इधर से चलो आप पुष्करवर द्वीप से, तो पुष्करवर द्वीप से कालोदधी समुद्र कितने विस्तार वाला है? आधा हो गया ना, 16 से 8। फिर इस कालोदधी समुद्र से धातकी खंड द्वीप आधा, 4। फिर धातकी खंड से लवण समुद्र आधा, 2 लाख का। फिर लवण समुद्र से जम्बू द्वीप आधा। तो इस तरह से वो बाहर से नापो तो आधा आधा है, अंदर से जाओ तो दुगना दुगना है। पर यहाँ अपन दुगना दुगना ही जम्बू द्वीप से ही क्योंकि गिनते हैं, तो दुगना दुगना बोलते हैं। तो इसमें से जो मेन रचना या जो रचनाएं हैं और मेन जो कहा जाता है, वो ढाई द्वीप की चर्चा आती है। क्यों आती है ढाई द्वीप की चर्चा? क्योंकि यद्यपि पूरे मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच, सामान्य रूप से हमने कहा कि मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, लेकिन पूरे मध्यलोक में मनुष्य नहीं रहते हैं। मनुष्य इस मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में से
केवल कहाँ रहते हैं? शुरू के मध्य के ढाई द्वीपों में। सबसे पहला बीच का जम्बू द्वीप, उसके बाद में जो लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र और पुष्करवर द्वीप। तो पुष्करवर द्वीप पूरा है, उसमें से आधा पुष्करवर द्वीप, वो हुआ ढाई द्वीप। 2 द्वीप बीच के समुद्र भी उसमें काउंट किए गए हैं, शामिल हैं, समुद्रों को अलग से नहीं गिनते हैं। तो 2 तो पूरे द्वीप यानी जम्बू द्वीप और धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप, ये मिला के कहलाते हैं 2 और आधा ढाई। ये ढाई द्वीप हैं, इन ढाई द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं। और जितने भी क्षेत्र आदि की नदियों की, सरोवरों की जो भी रचनाएं हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, वो सारी रचनाएं इन ढाई द्वीपों में ही हैं। फिर उसके बाद क्या है? ढाई द्वीप के बाद इतने सारे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो वहां इतनी विभिन्न तरह की रचनाएं नहीं है। वहां पर भोग भूमि त्रियंच रहते हैं पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में, और बाकी भवनवासी भी अंतर्देव रहते हैं, और वहां भोग भूमि की व्यवस्था है, जगन्य भोग भूमि वहां पर पाई जाती है। तो बाकी सब द्वीप समुद्रों में त्रियंच रहते हैं। मनुष्य केवल कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य केवल ढाई द्वीप में पाए जाते हैं। तो शास्त्रों में भी जो विशेष वर्णन मिलता है वो इन ढाई द्वीप का ही मिलता है। बाकी के असंख्यात द्वीप समुद्रों का तो पहली बात तो असंख्यात है, उनका वर्णन करना, लिखते जाएं, जिंदगी पूरी हो जाए, जितनी अपनी जमीन है लिख लिख के वो पूरी हो जाए तो भी असंख्यात का वर्णन नहीं हो सकता, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारा प्रयोजन किससे? हम सब लिखने वाले और पढ़ने वाले कौन है? मनुष्य ही है। तो वो जो जो जिसकी पहुंच जहां तक है वो उसकी बात करेगा ना, जहां तक उसकी पहुंच ही नहीं, आगे की बात ही क्यों करेंगे? तो मनुष्य केवल ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं, उसके आगे बाहर पाए नहीं जाते हैं। इसलिए मनुष्य जो बाकी के बीच के संख्या द्वीप समुद्र हैं, उनका बहुत अधिक वर्णन, सामान्य रूप से वर्णन मिलता है शास्त्रों में, बहुत अधिक वर्णन उनका नहीं मिलता है। तो ये मध्य लोक की सामान्य चर्चा हुई। और मध्य लोक में भी ढाई द्वीप, कौन कौन से होंगे ढाई द्वीप? ढाई द्वीप कौन कौन से होंगे? कौन बताएंगे? कांता आंटी बोलिए, ढाई द्वीप कौन कौन से होंगे? जम्बूद्वीप और धातकी खंड और पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप तो 3 हो गए। तो पुष्कर द्वीप का आधा। हाँ, तो आधा पुष्कर द्वीप, ठीक है, इसको बोलते हैं पुष्करार्ध। आधा है ना, तो उसको बोलते ही ऐसा है, पुष्करार्ध। जम्बूद्वीप पूरा, धातकी खंड पूरा। तो जम्बूद्वीप और धातकी खंड लिया तो बीच का समुद्र अपने आप ही उसमें गर्भित है। और फिर पुष्कर द्वीप आधा, जिसको पुष्करार्ध बोलते हैं, ये मिला के हो जाते हैं ढाई द्वीप। ये जो पुष्करवर द्वीप है, ये आधा क्यों? क्योंकि इसके बीच में, ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये पुष्करवर द्वीप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पुष्करवर द्वीप है। तो इसके बीच में एक इसी तरह से चूड़ी के आकार का पर्वत पड़ा हुआ है। एक पर्वत है इसी तरह से चूड़ी के आकार का, जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर, मानुषोत्तर का मतलब क्या है? मनुष्य जिसके उत्तर में, यानी जिसके अंदर अंदर रहते हैं, जिसके बाहर मनुष्य रहते नहीं है, पैदा नहीं होते, जा नहीं सकते। कोई भी हो, तीर्थंकर भी हो, तो भी इसके बाहर नहीं जा सकते। कोई इंद्र, कोई नरेंद्र, कोई जिनेंद्र, कोई ले जाके पहुंचा दे, किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। वो 3 अपवाद है, वो एक अलग बात है, लेकिन पर्याप्त मनुष्यों की पॉसिबिलिटी वहां पर नहीं है किसी भी रूप में। तो उस पर्वत का नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। तो पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच चूड़ी के आकार का ही मानुषोत्तर पर्वत है। उस मानुषोत्तर पर्वत के कारण ये पुष्करवर द्वीप 2 भागों में विभाजित हो गया। एक ढाई द्वीप के अंतर्गत आया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट ढाई द्वीप के बाहर चला गया। इस तरह से ये ढाई द्वीप हुए। अब है जो पहला द्वीप है, पहले द्वीप का नाम क्या है? पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और ये जम्बू द्वीप इस तरह से थाली के आकार का
गोल ये जम्बूद्वीप है जिसका विस्तार कितना है 1,00,000 योजन। बीच में से 1,00,000 योजन, मैंने थोड़ी नीचे बनाई है, सेंटर में नहीं बनाई क्योंकि अपने काम आ जाएगी वो लाइन, इसलिए ये 1,00,000 योजन यहाँ से लेके यहाँ तक का मध्य में से जो उसका विस्तार है वो 1,00,000 योजन का है। चाहे इधर से इधर देख लो, चाहे इधर से इधर देख लो, गोला है, चाहे यहाँ से यहाँ देख लो, तो जो भी एक सेंटर पॉइंट को लेके जो लाइन खींची जाएगी वो 1,00,000 योजन की होगी। इस जम्बूद्वीप में 6 महापर्वत हैं। क्या है? जम्बूद्वीप में 6 महापर्वत। हिमवन, पहले पर्वत का नाम है हिमवन, दूसरे पर्वत का नाम है महाहिमवन, तीसरे का नाम है निषद, फिर नील, रुक्मी और शिखरी। इस तरह से 6 महापर्वत हैं। महापर्वत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में जो पर्वतों की कल्पना होती है उस तरह के पर्वत ये नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। और पर्वत भी पर्वत की शेप के नहीं है, दीवार के आकार के, दीवार के जैसे दीवारें होती है ऊपर से नीचे तक एक सी, उस तरह के पर्वत हैं। और सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से मढ़े हुए इस तरह के ये पर्वत हैं। तो ये 6 महापर्वत हैं। क्या नाम है? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 महापर्वत हैं। अब किसी गोले में हमने 6 लाइनें खींची तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे उसके? 7 भागों में ये विभाजित हो गया। 6 महापर्वत इस जम्बूद्वीप में है, जिसके कारण ये जम्बूद्वीप पूरा का पूरा 1,00,000 योजन का जो था वो 7 भागों में विभाजित हो गया। और वो 7 भागों को 7 क्षेत्र कहते हैं। 7 क्षेत्र कहते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो नीचे से शुरू करते हैं। यद्यपि हम नीचे ऊपर बोलते हैं, लेकिन नक्शे में राइट हैंड साइड पे पूर्व कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे पश्चिम, नीचे की तरफ दक्षिण और ऊपर की तरफ उत्तर। तो इस जम्बूद्वीप के दक्षिण में सबसे पहला जो क्षेत्र है उसका नाम है भरत क्षेत्र। फिर भरत क्षेत्र के बाद यहाँ ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है हिमवन। उसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है ऐरावत, नहीं सॉरी, ऐरावत नहीं, हेमवत। भरत क्षेत्र के बाद में दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है हेमवत, भरत, हेमवत। और तीसरे क्षेत्र का नाम है हरि, भरत, हेमवत, हरि। और जो बीच में है उसका नाम है विदेह, फिर है रम्यक, फिर हिरण्यवत, और उत्तर की तरफ जो क्षेत्र है उसका नाम है ऐरावत। छह तो पर्वत हैं जम्बूद्वीप में, 6 पर्वत। अभी सुनूंगी मैं जिन लोगों को याद, मेरे हिसाब से तो याद ही है काफी लोगों को, तो लेकिन जिनको याद नहीं हो उनको ये बेसिक नॉलेज है जम्बूद्वीप की, वो अवश्य याद रहने चाहिए। तो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये तो है 6 महापर्वत, जिन्हें 6 कुलाचल भी कहते हैं। शास्त्रों में उनके नाम कुलाचल, षट कुलाचल रूप से भी नाम मिलते हैं। जो लोग पूजन विधान आदि करते हैं तो 3 लोक का विधान होता है या शांति विधान भी होता है, उसमें भी ये नाम आते हैं, जम्बूद्वीप वगैरह के भी विधान होते हैं। तो ये षट कुलाचल और ये 7 क्षेत्र भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब ये लोक की रचना में क्या है कि थोड़ी सी सिमिलैरिटी, मतलब समझने में आसानी है। किस तरह से आसानी है कि जिस तरह से हमने देखा था कि मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो पहले द्वीप से अगला समुद्र, अगले समुद्र से उससे अगला द्वीप,
वो सब दुगने दुगने विस्तार वाले थे। ठीक है, तो ऐसे ही जम्बूद्वीप की जो रचना है, जम्बूद्वीप की भी रचना इसी तरह की है। क्या है कि जो दक्षिण से शुरू किया, तो पहले क्षेत्र से उसके अगला पर्वत, और पर्वत से अगला क्षेत्र, फिर क्षेत्र से अगला पर्वत, ये भी क्या है, दुगने दुगने विस्तार वाला है। विस्तार मतलब जमीन पे जो उसका फैलाव है, वो फैलाव को कह रहे हैं विस्तार। तो भरत क्षेत्र की जितना विस्तार है, उससे दुगना विस्तार हिमवन पर्वत का, जमीन पर उसका फैलाव। फिर हिमवन पर्वत का जितना विस्तार है, उससे दुगना विस्तार हेमवत क्षेत्र का। तो ये तो अपन चित्र में सब इक्वल बना देते हैं ना, विदेश क्षेत्र को थोड़ा बड़ा रखा है, फिर भी हम चित्र में सब बराबर बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर थोड़ा यहाँ बनाती हूँ, मान लीजिए जैसे चौकोर में दिखाती हूँ, भरत क्षेत्र इतना, तो हिमवन पर्वत उससे दुगना, फिर हेमवत क्षेत्र उससे भी दुगना, यानी इस तरह से वो रचना चलनी चाहिए। अभी भी दुगना नहीं हुआ, थोड़ा कम ही हुआ, ये पूरा ले लो दुगने के लिए। ये इतना, ये भरत, फिर ये हिमवन पर्वत, फिर ये हेमवत क्षेत्र, फिर वो जो अगला पर्वत है वो तो इतना, ये जमीन पे विस्तार मतलब इस तरह से। ये तो अभी ऐसे खड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, इसको ऐसा समझ लीजिए। तो ये जमीन पे इतना फैला है, दिख रहा है थोड़ा आप लोगों को, ये जमीन पे इतना फैला है भरत क्षेत्र, तो हिमवन पर्वत इतना फैला है, और हेमवत क्षेत्र इतना फैला है। ये है दुगना दुगना विस्तार। क्षेत्रों में तो ऊंचाई है नहीं, क्षेत्र तो जमीन पे ही फैले हैं। पर्वतों में ऊंचाई होती है, तो पर्वतों की ऊंचाई भी कैसी है कि हिमवन पर्वत की जितनी ऊंचाई है, उससे दुगनी ऊंचाई महाहिमवन पर्वत की, उससे और दुगनी ऊंचाई निषद पर्वत की। तो ये दुगना दुगना कहाँ तक करना है कि दुगना दुगना केवल यहाँ पर्वतों में निषद पर्वत तक, और क्षेत्रों में विदेह क्षेत्र तक, यहाँ तक तो दुगना दुगना विस्तार करना है। फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद में वापस से आधा आधा विस्तार और ऊंचाई पर्वतों की वो आधी आधी होती गई है। यानी विदेह क्षेत्र जैसा बीच में है, तो विदेह क्षेत्र के पास में जो क्षेत्र हैं, उनकी सेम रचना और सेम चौड़ाई। फिर उसके बाद वाले जो बीच वाले जो दो क्षेत्र हैं, यानी हेमवत और हिरण्यवत, इनकी सेम विस्तार, और भरत और ऐरावत क्षेत्र का उनका सेम विस्तार और सेम एक सी रचना। ये इस रचना में समझ लीजिए खास बात है, विशेष बात है, जो अपने को समझने के लिए आसानी रहती है कि यदि चार क्षेत्रों का, यानी दक्षिण दक्षिण के क्षेत्रों का अपने को रचना समझ में आ गई, तो उत्तर के क्षेत्रों की रचना उसी तरह की है। उत्तरा दक्षिण तुल्या, इस तरह का सूत्र भी दिया गया है। तो यहाँ जम्बूद्वीप में क्या क्या है, अभी क्या क्या रचना देखी, 6 तो पर्वत है, और उन 6 पर्वतों के कारण ये जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, और उन 7 क्षेत्रों के नाम भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब क्या है कि जो पर्वत है, हर पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर है। हिमवन पर्वत के ऊपर, महाहिमवन के ऊपर, निषद के ऊपर, नील, रुक्मी, शिखरी, 6 पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर है। अब सरोवर का मतलब ऐसा छोटा मोटा कुंड नहीं है, सरोवर भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके नाम सरोवर ही कहे गए हैं, रिद भी बोलते हैं उनको। उन सरोवरों के नाम क्या क्या हैं? पद्म, हिमवन पर्वत के ऊपर जो सरोवर है उसका नाम है पद्म। महाहिमवन के ऊपर है महापद्म, पद्म, महापद्म, फिर है तिगिच, फिर नील पर्वत के ऊपर केसरी, रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक, और शिखरी पर्वत के ऊपर है पुंडरीक। इस तरह से ये 6 पर्वतों पर 6 सरोवर उसके बीचों बीच में है। क्या क्या नाम है?
पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 सरोवर हैं। और इन 6 सरोवरों में से सरोवर है 6 और 6 सरोवरों में से 14 नदियां निकलती हैं। 6 सरोवर हैं, सरोवरों में से 14, तो 14 का कैसा हिसाब निकलेगा? एक एक में से 2-2 निकालते तो 12 हो जाती, 3-3 निकालते तो फिर 18 हो जाती। अब ये 14 का क्या हिसाब है? तो जो पहला और अंतिम सरोवर है उनमें से 3-3 नदियां निकलती हैं और बीच वाले सरोवरों में से 2-2 नदियां निकलती हैं। तो जो पहला पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर कौन से पर्वत के ऊपर है? पद्म सरोवर कौन से पर्वत के ऊपर है वर्षा जी? हिमवन पर्वत के ऊपर। हिमवन पर्वत के ऊपर है और इसके निकट क्षेत्र कौन सा है? पहला हिमवन क्षेत्र भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र, ठीक है। एक भरत क्षेत्र है और हिमवन पर्वत के ही दूसरी साइड कौन सा क्षेत्र है? हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र है, एरावत तो लास्ट वाला है। तो ये जो हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है, इस पद्म सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है इसके पूर्व दिशा की तरफ से, दिशाएं आपको बताई, राइट हैंड साइड में पूर्व है, तो पूर्व दिशा की तरफ से नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। वो इस तरह से निकलती है, थोड़ा सा पर्वत पे चलती है और फिर टर्न लेके नीचे गिरती है भरत क्षेत्र में, और चलती हुई फिर आके जो बाहर लवण समुद्र है उस लवण समुद्र में आकर मिल जाती है। ये बाहर लवण समुद्र है पूरा चारों तरफ। पद्म सरोवर से पूर्व दिशा की तरफ से गंगा नदी निकलती है और वो भरत क्षेत्र में बहती हुई लवण समुद्र में आके मिल जाती है। फिर इसी तरह से पद्म सरोवर की पश्चिम दिशा से सिंधु नाम की नदी निकलती है और इसी तरह से भरत क्षेत्र में होती हुई और वो आके लवण समुद्र में मिल जाती है। और तीसरी नदी निकलती है इसके मध्य में से, जिसका नाम है रोहितास्या, और वो मध्य से निकलती है और हेमवत क्षेत्र में होती हुई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, मान लीजिए ये पूरा हेमवत क्षेत्र है, तो यहाँ ये मध्य में से रोहितास्या नदी निकलती है और हेमवत क्षेत्र के बीचों बीच एक नाभिगिरी नाम का पर्वत होता है। इस तरह से वो नदी निकलती है, इस नाभिगिरी पर्वत की हाफ सर्किल में टर्न लेती है और फिर इधर पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ के पश्चिम की तरफ से लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ये 3 नदियां इस तरह से पद्म सरोवर से निकलती हैं। कौन कौन सी 3? गंगा, सिंधु और रोहितास्या। गंगा निकलती है पूर्व की तरफ से, सिंधु निकलती है पश्चिम की तरफ से और रोहितास्या मध्य से निकलती हुई पश्चिम लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। इसके बाद में महापद्म सरोवर से रोहित नाम की नदी निकलती है, वो मध्य में से ही निकलती है और इसी तरह से इस नाभिगिरी पर्वत के हाफ सर्किल में टर्न लेती हुई और लवण समुद्र में पूर्व दिशा की तरफ जाके मिल जाती है। ये इस तरह से निकलती है महापद्म सरोवर से मध्य में से और इस नाभिगिरी पर्वत के आधा प्रदक्षिणा देती है और फिर जाके लवण समुद्र में मिल जाती है। तो ये है रोहित, पूर्व दिशा की तरफ वाली रोहित, पश्चिम दिशा की तरफ वाली रोहितास्या। फिर है तिगिच्छ नाम का जो सरोवर है, अभी इसी को तिगिच्छ समझ लीजिए वापस। तिगिच्छ नाम का सरोवर है, उस तिगिच्छ नाम के सरोवर से, तिगिच्छ नाम के सरोवर से एक सीतोदा नाम की नदी, नहीं हरित हरिकांता आएगी, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित नाम की नदी, हरित नाम की नदी निकलती है और वो इस तरह से, नहीं ये अपन वैसे ही बनाते हैं। ये है समझ लीजिए पद्म, महापद्म, ये तिगिच्छ,
ये तिगिच सरोवर है। तो तिगिच सरोवर में यहाँ ये बीच में नाभिगिरी पर्वत है। ये क्षेत्र कौन सा है? भरत, हेमवत और ये हरि क्षेत्र है। तो यहाँ जो हरि क्षेत्र में जो दो नदियां बहेंगी, वो एक तो महापद्म में से रोहितास्या नाम की नदी निकलती है। नहीं, हरिकांता नाम की नदी निकलती है और इस तरह से आधी प्रदक्षिणा देती हुई पश्चिम साइड में जाके मिलती है। और तिगिच सरोवर से हरित नाम की नदी निकलती है और वो इसी तरह से जाके लवण समुद्र में मिलती है। यानी इसी तरह से आगे भी नदियां निकलती हैं। तो ये नदियों के नाम क्या क्या हैं? गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, फिर आगे विदेह क्षेत्र में सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण रूपा, रूप्यकुला और रक्ता, रक्तोदा। देखिए ये मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। समय अपना हो गया है, बाकी शेष चर्चा थोड़ी और है अभी इसमें, सामान्य चर्चा में भी, तो अपन एक क्लास और लेंगे, उसको तब पूरा करेंगे। ये देखिए, ये गंगा नदी, ये सिंधु नदी, ये पद्म सरोवर से निकल रही है और फिर ये महापद्म से रोहित नदी निकल रही है और पद्म सरोवर से इधर रोहितास्या निकल रही है और महापद्म से दूसरी नदी निकल रही है हरिकांता, वो हरि क्षेत्र में जा रही है। और तिगिच सरोवर से जो नदी निकल रही है वो हरित नाम की नदी। देखिए जो एक क्षेत्र में दो नदियां बह रही है वो एक दूसरे सरोवर से निकल रही है, एक दूसरे सरोवर से निकल रही है। यानी ये जो हेमवत क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र की नदियां तो है रोहित और रोहितास्या, लेकिन एक नदी निकल रही है पद्म सरोवर से, एक नदी निकल रही है महापद्म सरोवर से। इसी तरह से हरि क्षेत्र में जो नदियां हैं वो है हरित और हरिकांता। तो एक हरिकांता नदी निकल रही है महापद्म सरोवर से और हरित नदी निकल रही है तिगिच सरोवर से। इस तरह से अभी समझ लीजिए आदि की चर्चा हुई है, बाकी और शेष नदियों की चर्चा और थोड़ी बहुत और विशेष चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। अभी यही अपना समय हुआ है, अभी यही पूरा करते हैं। इस तरह से ये 3 लोक की चर्चा और 3 लोक में मध्य लोक की चर्चा, जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये स्थान है, और इसमें भी विशेष रूप से अपन चर्चा करेंगे कि इन मध्य लोक की इन रचनाओं में अकृत्रिम जिनालय यहाँ स्थित हैं। तो जो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना देवलोक करते हैं, विद्याधर लोक करते हैं, चारण रिद्धिधारी मुंडाज आदि करते हैं, तो अकृत्रिम जिनालय कहाँ कहाँ है उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। अभी की चर्चा यही पूरी करते हैं। तब तक जिनको ये नाम याद न हो वो ये नाम वगैरह याद कर लें अवश्य। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, प्रशस्ति जिनवाणी स्तुति बोलोगी? याद है? दिखा दो। साची तो गंगाए पीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। या में अति मन अगाध ज्ञान पाने, जहाँ नहीं संशय पंख की निशानी। साची तो गंगाए पीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा धर्म की कहानी। जामे जय तरंग उचित सुखदान, संत चित मुरागवन ज्ञानी। साची तो गंगाए पीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा धर्म की कहानी। शुद्ध होए प्राणी भागचंद निश्चय, घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जय बुद्धाश्रम मछलवाड़ी माता की जय। जय जैन सभी को।